जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा, मुझे कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि उनके पास नेटवर्क का इशू हो रहा है। तो अभी तो मैंने आप लोगों से क्विज लेना है। क्विज जो है वो आप लोग इसी टॉपिक में से मुझे क्विज देंगे जो कि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको ये समझ नहीं आएगी नेट की वजह से तो फिर आप लोग क्विज कैसे करेंगे। चलें फिर एक काम कर लेते हैं कि ना, क्विज तो बाद में मैंने आपसे लेना है इस क्लास का और इस टॉपिक से। तो मुझे आप ये बताएं कि कमिंग डेज में, कल परसों तरसों में कौन सा टाइम आपका फ्री होता है। तो उस टाइम में मैं क्विज जो है एलएमएस के ऊपर अपलोड करूंगा। आप एलएमएस के ऊपर जो क्विज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसको आपने रजिस्टर के ऊपर, जैसे आप क्लास के अंदर क्विज करते हैं वैसे ही आप उसके ऊपर क्विज करेंगे और उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आप उसको एलएमएस के ऊपर अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो आपने मुझे ये बताना है किस टाइम में आप लोग अवेलेबल हैं, सारी की सारी क्लास जो कि वो स्लॉट फ्री हो। तो उसके अंदर मैं वो दे दूंगा, आप लोग एलएमएस को एक्सेस करेंगे, वहाँ से आप जो है वो क्विज वहीं से आप जो है वो रीड कर लेंगे, वहीं से आप जो है देख के आप जो है सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप उधर ही जो है वो सबमिट करेंगे। तो बहरहाल ये जो है ना, कोई एक स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल बन जाए। मैं सीआर की जिम्मे लगा देता हूँ कि सीआर जो है वो क्लास में कंफर्म कर लें और कंफर्म करने के बाद जो है मुझे इन्फॉर्म कर दें। तो फिर आपका इसी टॉपिक में से आपका क्विज होना है। तो किस टाइम पे क्विज रखना है मुझे आज शाम तक बता दें, शाम 7 बजे तक बता दें मुझे, ताकि मैं शाम को ही एलएमएस के ऊपर वो चीज़ें रेडी कर दूं। आपको विजिबल होगा जिस टाइम पे आपने मुझे बताया होगा, उस टाइम पे आपको विजिबल होगा, उसी टाइम पे आप जो है वो लॉग इन करके आपको वो चीज़ व्यू होगी, वहीं से आप उसको देखेंगे, वहीं पर आपने अपलोड करना है। ठीक है। मैं लफ्ज़ अपलोड बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि आपने कोई जो है वो पेज के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर आप करेंगे वैसे ही करेंगे जैसे आपने क्लास के अंदर क्विज करते हैं कि आपको उसके ऊपर अपने क्विज के ऊपर आपको नाम लिखना पड़ेगा। क्विज के ऊपर जो है आपका क्विज नंबर लिखा होगा, जैसे कि क्विज नंबर 4 बनता है। फिर इसके बाद जो है आप उस पर अपना क्लास और सेक्शन लिखेंगे। फिर नीचे क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 लिख के आप उनको सॉल्व करेंगे। फिर आपने कैम स्कैनर या क्लियर स्कैनर जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की, आप उसको इस्तेमाल करते हुए आप उसको स्कैन करेंगे, उसकी पीडीएफ बनेगी। पीडीएफ में आपने उसकी फाइल का जो नाम होगा वो आप अपने नाम के साथ जो है उसको प्लेस कर लेंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका क्विज है। और उसके बाद आपने उसको एलएमएस के ऊपर अपलोड करना है। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपकी ये बता दी है। और ये मैं कल के ऊपर इसलिए आपको कह रहा हूँ या कमिंग डेज में इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो ये वीडियोस हैं मैं आज शाम तक इसको मैं जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इनको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। लिंक, चैनल का लिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, अगर किसी के पास नहीं है तो अपने फेलो से कहें कि वो बताएं तो वो ग्रुप में दबा दें उस वाले लिंक को जो है वो वहाँ पे शेयर कर लें। तो उसी पे जाएंगे, उस चैनल पे जाएंगे तो आज के लेक्चर के रिस्पेक्टिव जो है आपके सेक्शन के मुताबिक सारे टाइटल के साथ जो है वो आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर। वहीं से आप जो है इसको समझेंगे, समझने के बाद आप इसको परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर परफॉर्म करेंगे क्विज को और आप सबमिट करेंगे। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दी हैं। तो ये आप लोग जो है आपस में फ़ैसला कर लें और फिर जो है मुझे सी आर जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे और उसके मुताबिक हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है। ओके। तो यहाँ तक जो है बात आपकी क्विज से रिलेटेड होगी। तो क्विज इस वक्त हम क्लास में नहीं ले रहे, हम कमिंग डे के अंदर जो है इसका क्विज लेंगे। हाँ जी, अभी हम प्रॉब्लम स्टार्ट की हुई थी। हमने यहाँ पे फंक्शन को देखा, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है इसको वो देख लिया था, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है इसको देख लिया था। ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए फंक्शन क्या है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। मज़ीद ये कि मैंने ग्रुप्स के अंदर आज का आर्टिकल जो है इस फंक्शन से रिलेटेड आर्टिकल जो है डॉक्यूमेंट लेक्चर की फॉर्म में, लेसन की फॉर्म में मैंने आपके साथ शेयर किया, उसके अंदर भी आपको मटेरियल मिलेगा। इसके बाद जो है एक आधा असाइनमेंट, रीडिंग की असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगा इन फ्यूचर, जिसके अंदर जो है फंक्शन रिलेटेड होगा और वो भी बुक में से होगा, ताकि आप उसको बुक को रीड करें, उसके मुताबिक आप काफ़ी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है। तो बेस मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ आपकी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फंक्शन होता है क्या, किस तरह क्या होता है। बहुत सारी बातें होंगी जो कि यहाँ पे
नहीं बताई जा रही होंगी बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ कंटेंट लिमिटेशन की जो हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो और इसी तरीके से ऑन द स्पॉट जो हमने चीज़ों का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है उसके रिस्पेक्टिव हम ये बात नहीं कर पा रहे होंगे। तो वो उसकी मज़ीद मालूमात भी आपको लेसन्स के अंदर भी और आपको बुक के अंदर मिलेंगी। ठीक है। अच्छी बात तो ये थी कि आप जो है वो किसी असाइनमेंट या किसी और चीज़ के प्रेशर के बगैर ही काम करें। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट को जो है वो इन्वॉल्व रखना भी ज़रूरी होता है ताकि वो एक प्रेशर के साथ भी जो है वो समझता रहे कि जिम्मेदारी लेके काम करता रहे। तो इसके लिए जो है मैं लाजमी तौर पे आपको असाइनमेंट के फॉर्म में भी दूंगा ताकि आप उसको अपनी प्रैक्टिस का पार्ट बनाएं और उसको अच्छी तरीके से सीख जाएं। अच्छा, अब हम दोबारा से जो है वो इस पे आते हैं कि अभी हम काम क्या कर रहे थे। हम जो है फंक्शन देख रहे थे, हमने एक फंक्शन डेफिनेशन बनाई और उस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फंक्शन की रिटर्न टाइप थी वॉइड। फंक्शन का नाम था पॉज नेग ज़ीरो। इसके पैरामीटर आर्गुमेंट कुछ भी नहीं थे। फिर इसके बाद इसके बॉडी में आगे थे। बॉडी के अंदर आके हमने इतना काम कर लिया था कि हमने यूजर्स को कहा था कि एंटर अ नंबर, और इस एंटर अ नंबर में हमने जो है वैल्यू हासिल करनी थी इस मैसेज के पैगाम के जवाब में। तो उसके लिए हमने फ्लोट टाइप की एक मेमोरी रखी, दैट्स नेम इज नाम। फिर सी इन करके हमने इसमें वैल्यू जो है वो हासिल कर ली। फिर हम इसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो वैल्यू है ज़ीरो है। अगर तो ज़ीरो है तो हमने मैसेज दे दिया कि दिस नंबर इज ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, अब जो है किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस उसमें सेशन में पूछा था कि इफ़ और इफ एल्स तो सेम ही होते हैं। तो इफ़ और इफ एल्स सेम नहीं होते। तो उसको ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखने लगे हैं कि अगर वो एक नंबर ज़ीरो नहीं है तो फिर उसका मतलब है कि वो दो में से कोई एक चीज़ हो सकती है। दो में से एक चीज़ का मतलब, दो में से एक चीज़ का मतलब ये है, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या फिर वो नेगेटिव हो सकते हैं। ज़ीरो जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं होता। ज़ीरो इज़ ज़ीरो। ठीक है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं होता। तो अब इसके अलावा जो नंबर है, अगर ज़ीरो नहीं है तो इसके अलावा नंबर या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। तो अगर तो वो ज़ीरो नहीं है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम एल्स में आएंगे। ठीक है। अगर तो वो नंबर ज़ीरो होगा तो हमें एल्स पे आने की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ज़ीरो नहीं है फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि वो क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब देखिए, मैं एल्स के अंदर आ चुका हूँ, एल्स की बॉडी में मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे आके मैं अब ये देखने लगा हूँ कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। अच्छा, अगर एक नंबर पॉजिटिव हो तो कैसे पता चलता है? पॉजिटिव नंबर की पहचान क्या होगी? मैंने उसकी कंडीशन लिखनी है, तो मुझे बताएं पॉजिटिव नंबर की पहचान क्या होगी, कैसे पता चलेगा ये नंबर पॉजिटिव है? वेरी गुड जी, मुझे स्टूडेंट बता रहे हैं कि वो नंबर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो उसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे किया नाम ग्रेटर ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो करने या 0.0 करने फ्लोट के दोनों सेम चीज़ें ही कंसिडर होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया नाम ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी दैट्स मीन कि दैट नंबर इज पॉजिटिव। तो हम ये मैसेज जो है वो दे देते हैं आउटपुट पे ताकि पता चल जाए कि जो है अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पता चल जाए कि दिस नंबर इज पॉजिटिव। तो हम कहते हैं दिस नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है। तो ये काम हमने कर लिया इसमें। अब यहाँ से देख लें, ये मैंने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर चेंजेस करने के बाद ये भी ज़रूरी है कि हमने फंक्शन को कॉल भी किया हो। और कहाँ पे कॉल किया हो इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कॉल किया जा रहा है। जी, सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि इफ़ और एल्स को में एल्स को क्या हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये याद रखिएगा, इफ़ और एल्स एक पेयर में आते हैं। इफ़ के साथ एक ही एल्स होता है। ठीक है, इफ़ के साथ एक ही एल्स होता है। इफ़ के साथ एल्स फिर एल्स नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इफ आएगा, इफ के बाद एल्स आएगा, और एल्स की बॉडी के अंदर आके मैंने यहाँ पे इफ लिखा है और इसमें आके हमने ये कंडीशन जो है वो लगाई है। ठीक है। अब इतना काम हमने कर लिया जिसके अंदर हम दो चीज़ें चेक कर रहे हैं। एक तो ये कि अगर ज़ीरो है तो बताइए दिस नंबर इज़ ज़ीरो, और अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर एटलीस्ट हम ये चेक कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, तो वो हमें बता दे दिस नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बिल्ड, और इसके बाद मैं इसको करता हूँ रन।
जी ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, इसकी आउटपुट आपके सामने आ रही है। तो अब जो है पहले हम इसको 0 प्रोवाइड करते हैं, तो दिस नंबर इज 0। अच्छा जी, लेट मी सी। हाँ जी, ये हमारे पास फिर से आ गया है विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे आके हम दोबारा रन करते हैं, और दोबारा रन करके हम जो है इसकी आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आ रही है। तो जी इसकी आउटपुट आ रही है। अब के बाद मैं वैल्यू देता हूँ जी, इसमें पॉजिटिव वैल्यू देनी है, कोई भी ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो मैंने 6 वैल्यू दी, एंटर दबाया, दिस नंबर इज पॉजिटिव, तो ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब जो है नेक्स्ट जो है मैं इसमें ज़रा ट्राई करता हूँ कोई और वैल्यू देने की, फिर इसको रन करते हैं और ज़रा इसको हम स्क्रीन देखते हैं इसकी। तो अब मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देता हूँ, -1 किया। अब ये कोई चीज़ के बारे में नहीं बता रहा, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एक्चुअल में ऐसे ही कर रहा है कि वो ये नहीं बता रहा कि नेगेटिव होने की सूरत में क्या होना चाहिए। वो ये बता सकता है कि अगर नंबर जो है वो 0 हो तो फिर ये काम करना है, अगर नंबर 0 नहीं है तो ऐसे में आके फिर हमने इसके अंदर कंडीशन चेक की कि क्या अगर नंबर 0 नहीं है तो क्या वो 0 से ग्रेटर है, और अगर 0 से ग्रेटर है तो हमने यहाँ पे कर दिया पॉजिटिव। अच्छा, अब इस वाले इफ़ का मैं यहाँ पे एल्स लगाता हूँ। ठीक है, अब ये वाला एल्स जो है वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि अगर एक वैल्यू जो है वो 0 भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, फिर हमारे पास सिर्फ एक ही सूरत बच जाती है, दैट इज़ कि वो वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे आगे करते हैं जी, दिस नंबर इज नेगेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये समझने वाली बात है कि हमने यहाँ पे एल्स के बाद यहाँ पे फिर से कोई और कंडीशन नहीं लगाई, या मैंने ये कंडीशन नहीं चेक की कि नंबर जो है वो 0 से लेस है या नहीं है। उसकी लॉजिकल रीज़न है, लॉजिकल मतलब ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि अगर एक वैल्यू की हम बात करें तो उसकी कोई 3 हालतें होती हैं, या तो वो 0 होगी, तो 0 को हमने चेक कर लिया। अगर 0 नहीं है तो तब भी आके हम फिर क्या कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो वैल्यू पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव भी नहीं है तो फिर वो क्या होगी, आखिरी हद रह जाएगी, आखिरी इसकी सिचुएशन आ जाएगी, दैट इज नेगेटिव। तो फिर इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि इसके बाद पहली हालत नहीं है, दूसरी हालत नहीं है, तो फिर वो तीसरी हालत होगी। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और हालत हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ और भी इसमें काम हो सकता हो, तो फिर हमें फिर से इफ लगा के उसको डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसकी सारी रेंज की वैल्यू को फिर नेगेटिव ही समझ रहा होगा। ठीक है, तो अब ज़रा हम इसको यहाँ पे करते हैं रीबिल्ड, और इसके बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ से रन। रन करने के बाद मैं इसको आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ जी, ये डिस्प्ले हो रहा है और आपके आउटपुट नज़र आ रही है। और यहाँ पे आके जो है हम एक नंबर प्रोवाइड करते हैं। अब की बार जो है मैं डायरेक्ट नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूँ, -3, एंटर किया। अब ये मुझे बताएगा दिस नंबर इज नेगेटिव। अच्छा, इस प्रोग्राम को हम एक दफ़ा दोबारा रन कर लेते हैं ताकि कोई और कमी बेशी हो तो हम ज़रा उसको समझ लें। तो इसको रन करते हैं। जी, मैं यहाँ पे देता हूँ -1.239, दिस नंबर इज नेगेटिव। तो ये पॉइंट की वैल्यू जो है वो मैंने उसमें लिखी, तो क्या मैं इसमें पॉइंट की वैल्यू लिख सकता था? तो इसका आंसर है कि यकीनन मैं लिख सकता हूँ। इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि जो मैंने टाइप थी, उस टाइप की जो वैल्यू रखी थी वो फ्लोट रखी थी। तो फ्लोट वैल्यू के अंदर डिस्क्रीट वैल्यू भी आती हैं, पॉइंट की वैल्यू भी, डेसिमल पॉइंट की बगैर वाली वैल्यू भी आती हैं, और पॉइंट वाली वैल्यू भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने इस डेफिनेशन को तो मुकम्मल कर लिया।
अब मैं ये चाहता हूँ कि क्या करें, हम जो है एक ही नंबर लेते हैं और उसी को बताते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं चाहता हूँ कि हम 3 नंबर्स के बारे में ऐसा पूछें और उसके बारे में बताएं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके जवाब का, कि मैं 3 दफ़ा ये करना चाह रहा हूँ, 3 दफ़ा यूज़र मुझे बताए नंबर, और तीनों दफ़ा मैं उसको बताऊँ कि वो जो वैल्यू उसने बताई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जी, वेरी गुड। 3 दफ़ा हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो एक दफ़ा फंक्शन कॉल ये हो रहा है, ठीक है। इसी को हम कॉपी करते हैं, ये दूसरी दफ़ा फंक्शन कॉल हो गया। अभी तीसरी दफ़ा फंक्शन कॉल हो गया। तो पहली तो फंक्शन कॉल से वो पहली वैल्यू के बारे में बता देगा, दूसरे में वो दूसरी की वैल्यू को बता देगा, तीसरी दफ़ा में तीसरी वैल्यू के बारे में वो बता देगा। अब मैंने इसको यहाँ पे किया रन। रन करने के बाद मैं इसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नंबर बताता हूँ जी, पहले हम कह लेते हैं 0, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया 0.0000। जी बताओ जी, इसका नंबर, ये नंबर क्या है? दिस नंबर इज 0, ठीक है। फिर आता है जी एंटर नंबर। तो एंटर नंबर आया, इसका मतलब है वो दूसरे नंबर को पूछ रहा है। तो मैं कहता हूँ जी 7253। इसके बारे में बताओ जी, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है? तो उसने कहा दिस नंबर इज पॉजिटिव। अब एक नेगेटिव वैल्यू को देखते हैं। तो -571, सो दिस नंबर इज नेगेटिव। तो देखें, 3 दफ़ा वो मेथड हमने कॉल किया, 3 दफ़ा फंक्शन कॉल किया, तो अब 3 दफ़ा मुझसे ये बात जो है वो पूछ रहा है। ठीक होगी बात? अच्छा जी। अब मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल अगर मैं हटा दूँ तो फिर क्या होगा? फिर आउटपुट क्या बनेगी? जी वेरी गुड। फंक्शन कॉल अगर मैं हटा दूंगा तो ये वाला फंक्शन जो है वो बना हुआ तो है, प्रोग्राम का हिस्सा तो है, लेकिन वह एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन कॉल के एग्जीक्यूट होने पे वो फंक्शन की चीज़ें भी जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। इस सूरत में सिर्फ ये आ जाएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना एक और फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इसी प्रोग्राम के अंदर मैं एक और फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। तो अभी एक फंक्शन ये बना हुआ है, प्रेस पॉज नेक 0। एक और फंक्शन बना रहा हूँ। तो अब एक बात आपने ख्याल करनी है, फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन नहीं बनता होता। फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं बनता होता। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास मेन फंक्शन है, मैं इसके अंदर आके लिखता हूँ जी void, और लेट से कुछ और काम करता हूँ, मैंने फंक्शन बनाना ऐड का, और मैं यहाँ पे आके इसकी बॉडी बनाता हूँ। तो ये गलत है। यहाँ पे देखें जो एरर आ रहा है वो इसी चीज़ का नाम है कि यहाँ पे जो आपने हरकत की है, ये हरकत आपकी गलत है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कभी नहीं बनता। फंक्शन हमेशा क्या बनता है? फंक्शन के बाहर बनता है। तो देखिए, मैं फंक्शन के बाहर आके यहाँ पे आके बना रहा हूँ। मैं इस वाले फंक्शन के अंदर भी फंक्शन नहीं बना रहा, मैं मेन फंक्शन के अंदर भी फंक्शन नहीं बना रहा, बल्कि अलग से जगह पे आके मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने एक और फंक्शन बनाना है, उसका नाम रखना है मैंने ऐड, और ये मैंने उसकी डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक इसका सिंटैक्स मुकम्मल हो गया, इसकी रिटर्न टाइप आ गई, फंक्शन का नाम आ गया, पैरामीटर इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसकी बॉडी की स्टार्ट हो रही है, इसकी बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो सिंटैक्स पूरा हो गया। अब ऐड का फंक्शन जो है वो करेगा क्या? ऐड का फंक्शन ये करेगा कि वो यूज़र से 2 वैल्यूज़ लेगा और उन 2 वैल्यूज़ का सम करके आउटपुट पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अब इसमें हमने यहाँ पे फ्लोट टाइप की मेमोरी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक नंबर आ जाएगा num1, दूसरा हमारे पास आ जाएगा num2, तीसरा इसमें आ जाएगा सम। ये 3 मेमोरी जो है मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पहले मैं एक पैगाम भेजता हूँ, एंटर नंबर
या इसमें यूँ कहते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इसके बाद हम सी इन करके पहली मेमोरी दैट इज num1 उसमें वैल्यू हासिल कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है मैं मैसेज करता हूँ जी एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और इसके बाद इसमें num2 में जो है मैं वैल्यू हासिल कर लेता हूँ दूसरी मेमोरी में। अब दो डिस्प्ले करके दो मेमोरीज में वैल्यू हासिल कर ली, तो मेमोरी ने तो तीन मेमोरीज में नहीं है, तो क्या मुझे तीसरी मेमोरी में वैल्यू हासिल करनी चाहिए? तो ऐसी बात नहीं है। तीसरी मेमोरी हो सकता है मैंने किसी और काम के लिए, किसी और लॉजिक के लिए बनाई हो। तो यहाँ पे मैंने जो तीसरी मेमोरी बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि मैं num1 और num2 का जो रिजल्ट है उसको मैं तीसरी मेमोरी में रखूँ, जो कि सम के नाम से है। तो लाजमी नहीं है कि आपको हर मेमोरी जो बनाए उसकी वैल्यू आपको यूज़र से ही हासिल करनी हो। तीसरी के ऊपर हो सकता है हम कोई कंपटीशन करना चाह रहे हो, कोई और एक्शन लेना चाह रहे हो, तो उसके रिस्पेक्टिव वो इस्तेमाल हो सकती है। तो इस तरीके से देखें, मेरे पास जो सम है मेमोरी, उसमें मैंने क्या करना है, num1 और num2 का जो मजमुआ बनेगा वो वैल्यू मैंने इसके अंदर प्लेस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये काम हो गया। तो अब मेरे पास सम भी आ गया। अब इसके बाद जो है मैंने सिर्फ इसका पैगाम जो है डिस्प्ले करना है कि मेरा सम बना किया। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि सम ऑफ, और यहाँ पे बताता हूँ कि पहली मेमोरी का अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, ठीक है। और एंड लिखने के बाद दूसरी मेमोरी की वैल्यू बताऊंगा कि इसमें क्या वैल्यू पड़ी है, ठीक है। और उसके बाद जुमला मुकम्मल करने के लिए बीच में इस, और फिर इसके बाद में आखिरी जो सम बना है वो जो है मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो इस तरीके से ये मेरा मेथड जो है वो मुकम्मल हो गया। इस मेथड में क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं कि हमने तीन मेमोरीज बनाई। इन तीन मेमोरीज में से दो मेमोरीज जो हमने यूज़र से हासिल की। पहली मेमोरी को हासिल करने के लिए यूज़र का पैगाम दिया एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद सीन करके हमने वैल्यू उसमें हासिल कर ली। फिर हमने दूसरी मेमोरी के लिए जो है पैगाम भेजा एंटर सेकंड नंबर, और फिर हमने दूसरी मेमोरी के अंदर वैल्यू हासिल कर ली। जब दोनों वैल्यू में हासिल होगी, अब हमने करना क्या था, हमने इसमें एडिशन करनी थी। तो मैंने पहली मेमोरी को दूसरे के साथ ऐड करने के लिए बीच में प्लस का ऑपरेटर लगाया, और इसका जो रिजल्ट है वो मेरे पास सेव हो गया इस सम वाली मेमोरी में, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये काम ये करता है कि राइट साइड पे होने वाले ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है वो लेफ्ट साइड वाली मेमोरी को असाइन कर देता है। अब जब ये काम हो गया, तो इसके बाद जो है हमने ये करना था, हमने पैगाम आउटपुट पे देना है ताकि यूज़र को बता सकें भाई आपने पहली वैल्यू क्या दी थी, दूसरी वैल्यू क्या दी थी, और उसका रिजल्ट क्या बना। तो उसके लिए मैंने ये पैगाम जो है आउटपुट पे लिखा था सम ऑफ, फिर यहाँ पे num1, फिर इसी तरीके से एंड, फिर num2 इज, और फिर यहाँ पे इसकी आउट जो है वो सम जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये काम हो गया। अब अगर ये काम हो चुका है, उसके बाद मैं प्रोग्राम को रन करूँ, तो अब ये देखिएगा कि प्रोग्राम जो है वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो जी आप ज़रा आउटपुट देखें तो ये कुछ काम परफॉर्म नहीं कर रहा, लिखा हुआ आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो जी हमने दो फंक्शन बना के रखे हुए हैं, तो ये कोई काम परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? जी आप लोग क्लास में ही हैं? ओके, हर चैट लिखने में टाइम लग रहा होगा, चले। लेकिन चैट लिखने में मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। क्योंकि हमने फंक्शन में नहीं लिखे, फंक्शन कॉल नहीं लिखे। अच्छा, कॉल नहीं किया, वेरी गुड। जी गुड। हाँ जी, तो हमने फंक्शन कॉल नहीं किया, तो मेन मेथड के अंदर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, वो किसी और फंक्शन से एग्जीक्यूट होना शुरू नहीं होता। तो इसलिए फिर अगर हमने यहाँ पे इस मेन फंक्शन के अंदर ये नहीं बताया कि हमने क्या करना है या किस फंक्शन को इस्तेमाल करना है, तो उसको नहीं पता होगा कि वो एट द एंड क्या करे। तो जो मेन के अंदर जो काम जैसे बताया होगा वैसा वो कर देगा, कोई आपने अलावा भी कोई काम किया हुआ है, तो जब तक आपने मेन के अंदर उसको नहीं बताएगा कि उसने ये काम करना है, तो वो काम परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे अब हम ये करते हैं कि हम ऐड का फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड के फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो ये मैंने ऐड का फंक्शन जो है उसका नाम लिखा, उसके बाद उसके आर्गुमेंट की जो ब्रैकेट्स होती है, पैरामीटर की जो ब्रैकेट होती है वो मैंने बता दी, ठीक है। आर्गुमेंट की ब्रैकेट मैंने यहाँ बता दी, और लास्ट में सेमी कॉलन लगा दिया, और इसके बाद मैंने इसको रन कर दिया। तो जी ये रन हो गया।
रन होने के बाद मैं इसकी ज़रा स्क्रीन आपको दिखाऊं तो जी ये आपको इसकी आउटपुट नज़र आ रही है। इस आउटपुट में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऐड वाला फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है और उसकी जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है जिसमें आपके पास मैसेज आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है ये वेट कर रहा है कि इसको अगली वैल्यू इसने रिसीव करनी है, तो हम इसको वैल्यू देते हैं। तो जी इसको मैं वैल्यू देता हूँ यहाँ पे -15.62। फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो आया एंटर सेकंड नंबर। अब मैं सेकंड नंबर देता हूँ जी 15.12 या 0.12। ये मैंने इसको दूसरी वैल्यू दी। इसके बाद एंटर प्रेस किया तो अब देखिए हमारे पास मैसेज आ रहा है द सम ऑफ -15.62 एंड 15.12 इज -0.5। तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी थी, 15.62 बड़ी है, 15.12 जो है वो यानी कि क्वांटिटी में बड़ी है। तो इसकी रिस्पेक्टिव जो आगे वो वैल्यू का साइन आया वो क्वांटिटी में जिसकी बड़ी थी वो वैल्यू उसका साइन आया दैट इज नेगेटिव, और इसका जो सब्ट्रैक्शन बनी है वो -0.5 बनी है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे ये देखें, ये आपके सामने अभी विजुअल स्टूडियो ओपन है। इसके अंदर आपको जो है दोनों मेथड नज़र आ रहे हैं। ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऐड का मेथड भी नज़र आ रहा है। लेकिन अभी काम जो है सिर्फ ऐड का मेथड का हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ ऐड का मेथड का ही काम हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव का काम क्यों नहीं हो रहा? जी वेरी गुड, क्योंकि हमने ऐड का फंक्शन कॉल किया है सिर्फ। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐड का फंक्शन ही कॉल हुआ है, दूसरे फंक्शन को हमने कॉल ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भी समझने वाली है कि आपके प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट ना हो। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहेंगे? क्योंकि आपने के प्रोग्राम के अंदर वो एग्जीक्यूशन के लिए आपने लिखा ही नहीं होगा, उनको कॉल ही नहीं किया होगा। तो उसके लिए फंक्शन को डिफाइन करना, उनकी डेफिनेशन लिखना भी ज़रूरी है, और फंक्शन को कॉल करना भी यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी। अब जो है यहाँ पे ये मेरे पास फंक्शन बन गया है ऐड का। अब मैं अगर फंक्शन बनाना चाहता हूँ सब्ट्रैक्शन का तो वो भी बनाया जा सकता है, बड़ा ही आसान काम है। तो मैंने इसी को जो है यहाँ से किया कॉपी, इधर आके पेस्ट किया, यहाँ पे आके जो है मैंने इसका नाम रख दिया सब्ट्रैक्ट। और यहाँ पे आके जो है एक तो यहाँ पे परफॉर्म की मैंने सब्ट्रैक्शन। मेमोरी का नाम भी चेंज कर लेते ताकि सब रख लेते हैं इसका नाम, तो ताकि ज़रा उसे मिलती जुलती इधर पहचान हो। तो यहाँ पे भी हम कहते हैं द सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे भी देखें हमें यहाँ पे सब लिख लेंगे। तो इसी तरीके से मेरे पास सब्ट्रैक्ट का मेथड जो है बन गया। तो इसमें देखें तो यहाँ पे मैंने ऐड के मेथड को यहाँ पे कॉपी किया था, क्योंकि ऐड का और सब्ट्रैक्ट का मेथड तकरीबन सेम है कि इसमें भी हमें फ्लोट टाइप की मेमोरी चाहिए, इसमें भी दो मेमोरी चाहिए जिसमें हम यूज़र से वैल्यू लें, तीसरी मेमोरी चाहिए जिसमें हम कोई कंप्यूट करके रिजल्ट जो है उसको स्टोर करवाएं, फिर हम उसका मैसेज को डिस्प्ले करवा दें। तो सेम काम था तकरीबन, तो वही मैंने यहाँ पे करके इसको प्लेस कर दिया। अब जो है यहाँ पे हम आते हैं, जी मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि प्रोग्राम की बॉडी में कॉल करना फंक्शन है। नहीं, प्रोग्राम की बॉडी नहीं होती। अ, इस लैंग्वेज में सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम की बॉडी नहीं होती है। कुछ और लैंग्वेजेस आप देखेंगे वहाँ पे प्रोग्राम की बॉडी भी होती है। ठीक है,
तो प्रोग्राम की बॉडी के अंदर जो है वो ज़रूरी नहीं है, आपका जो फंक्शन है दैट इज़ मेन फंक्शन जिससे प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है, उसके अंदर ऐसा कोई तरीकाकार होना चाहिए कि आपका फंक्शन कॉल किया जाए। ठीक है, एक फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई दूसरा फंक्शन उसको अंदर कॉल हो रहा हो, तो आपने उस वाले फंक्शन को जहाँ पे रखा और उसकी बेस पे एक फंक्शन कॉल हो रहा हो, उससे दूसरा फंक्शन भी कॉल हो रहा हो, तो इस तरीके से भी आप फंक्शन कॉलिंग कर सकते हैं। अभी वो कैसे करेंगे वो हम आइंदा जो है वो क्लासेस के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है इसमें यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि मेन मेथड के अंदर आपका फंक्शन कॉल होना चाहिए। अभी यहाँ पे सिर्फ ऐड का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो पॉज नेक का कॉल नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है, ऐड का फंक्शन मौजूद है, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन मौजूद है, लेकिन फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जिसको हमने यहाँ पे कॉल किया मेन के अंदर। ठीक है, इस तरह से होगा। तो अभी यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट का मेथड भी कॉल करता हूँ। तो ये सब्ट्रैक्ट का मेथड हमने कॉल कर लिया, और इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे ऐड का मेथड कॉल करता हूँ, और इसके बाद मैंने इसको सेव किया, उसके बाद मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। इसकी आउटपुट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी आउटपुट आ रही है, और ये है एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर, इसमें हम नंबर देते हैं, हम नंबर देते हैं जिसमें 15, और मैं यहाँ पे देता हूँ जी 10.2। तो इसका रिजल्ट आ गया, द सम ऑफ 15 एंड 10.2 इज 25.2। फिर ये मुझसे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं जी 15, फिर से कर लेते हैं 10.2, फिर से कर लेते हैं। अब की बात जो है ना ये कह रहा है द सब्ट्रैक्शन ऑफ 15 एंड 10.2 इज 4.8। ठीक है, तो हमने पहला दफ़ा फंक्शन कॉल किया था ऐड का, फिर हमने कॉल किया था सब्ट्रैक्ट का। तो देखें पहले ऐड के रिजल्ट पे हमारा आ रहा है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट का आ रहा है। अब इसके बाद हम तीसरा देख रहे हैं, तो इसमें अगर हम देखते हैं जी 98.51, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी -20। अब देखें तो यहाँ पे तीसरा जो यहाँ पे कॉल हो रहा है वो फिर से सम का हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये माइनस जो है वो इस वाली वैल्यू के साथ माइनस है, तो इसके रिस्पेक्टिव जो आपके पास क्या बनेगा, द सम ऑफ 98.51 एंड -20 इज 78.51। अच्छा, मुझे ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम ग्रुप में शेयर कर देना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा क्योंकि मुझे ये याद नहीं रहता, क्योंकि मेरी कंसेक्टिव क्लासेस हैं, इसके बाद मेरी अगली क्लास है, तो मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने किसको क्या कहा है। आप एक काम कर लेना, आप जो है ना वो ये काम करें कि इसकी ना आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं ज़रा तो इसकी पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, चलें, बल्कि मैं इसको मैं कर लेता हूँ। मुझे आप ना ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज कीजिएगा, तो फिर मैं आपको ना ये जो है वो ये प्रोग्राम ना मैं शेयर कर दूंगा, इसका कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस ग्रुप में मैसेज करके मुझे याद करवा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो स्टूडेंट आप लोग जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में सेंड कर दें।